हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रांस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ का जो है लेकर के चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। लगभग हर अभ्यर्थियों का जो है नंबर कम ही हुआ है। 2-1 नंबर, 4 नंबर, जो भी चीज़ें थी सबका ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक लगता है कि नंबर कमी है। जो आपने विभिन्न सोशल मीडिया के साइटों के जरिए आपने कैलकुलेट किया था, मैचिंग कराई थी, वहाँ से निश्चित तौर पर 2-1 और गड़बड़ियाँ आपको निकल के आ रही हैं क्वेश्चन मिल के। ऑब्जेक्शन भी रेज करेंगे आप सभी लोग। 7 तारीख का लास्ट डेट है, रखा गया है। आंसर की आपका फाइनल आंसर की जो आएगा वो आएगा आपका 14 सितंबर को। इस चीज़ को आप लोग मान लीजिएगा। और फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा वो आएगा आपका जो है अक्टूबर तक, है ना। अक्टूबर तक आएगा आपका, यानी फाइनल आंसर की जारी होने के बाद 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट आपका पेट का रिजल्ट आ जाएगा। स्कोर कार्ड आपका जारी कर दिया जाएगा, जो एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ लाखों युवाओं के बीच नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा परेशानी दिमाग में चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। अधीनस्थ सेवा चयन इसके सामने नोटिस भी जारी किया था बाकायदा कि जो है हम अगर कोई भी परीक्षा कराएंगे जहाँ पर या फिर 2 दिन में परीक्षा होती है या फिर 2 पालियों में परीक्षा होती है, यानी 2 पालियों से ज़्यादा परीक्षा अगर हम लोग कराते हैं, सॉरी, एक से ज़्यादा परीक्षा यानी 2 पालियों की परीक्षा अगर कराते हैं तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 2 पालियों में परीक्षा आपकी आयोजित करी गई थी और लगभग 17,50,000 युवाओं ने इस परीक्षा में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। प्रदेश के सभी जनपदों में 75 के 75 जनपद में आपके एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे। लगभग 2200 के आसपास, 2200 से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए थे। कई सेंटरों पर पेपर की गड़बड़ियों को निकल के भी सामने आई, लेकिन आयोग इसके सामने अपना पूरा बयान भी जारी कर दिया। उसने कहा कि हम पेट को कैंसिल नहीं करने वाले हैं, कहीं भी किसी प्रकार का पेपर लीक नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें हैं हम सभी लोगों को अब लेखपाल भर्ती के लिए आगे बढ़ना है। लेखपाल भर्ती जैसा कि आप लोग जानते हैं आयोग के मुताबिक प्रस्तावित है कि नवंबर में हम लोग इसका मुख्य परीक्षा कराएंगे। आपको पता होगा लेखपाल भर्ती में सबसे बड़ा रोल अगर जो है अदा करने वाला है वो CCC करने वाला है। क्या? CCC। बहुत से ऐसे युवा हैं जो कि निश्चित तौर पर दूसरे प्रदेशों से भी आए हुए हैं। उनके पास जो है ऑलमोस्ट CCC नहीं होगा। और निश्चित तौर पर अगर कोई अभ्यर्थी, कोई बच्चा दूसरे प्रदेश में जाता है तो अच्छी तरीके से तैयार होकर जाता है। अगर उसमें कोई योग्यता, विशेष प्रकार की क्षमता नहीं होती तो दूसरे प्रदेश में फॉर्म भरकर एग्जाम देने नहीं जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि वो चीज़ें सभी के अंदर नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज़ को आप लोग मानिएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं कट ऑफ को डाउन जाने की, लेकिन यहाँ हम लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात करेंगे। चलिए पहले हम नोटिस रीड कर लेते हैं हम सभी लोग यहाँ से। यही एक विशेष नोटिस थी, आप सभी लोग देख सकते हैं, जो आपने 2019 में जारी की गई थी आयोग की तरफ से। आप देख सकते हैं यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर मात्रा में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त भर्तियों की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या फिर एक ही साथ एक दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा का एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जा सकती है। यानी आप देख सकते हैं उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपकी पेट 2 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की गई है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 2019 में ये नोटिस जारी किया गया था आयोग की द्वारा, है ना, कि हम लोग अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा कराते हैं तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जरूर अपनाएंगे। वो फार्मूला क्या था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ चीज़ों को बताने की पूरी कोशिश भी करूँगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वो फार्मूला है जिसके बेस पर आपका जो है नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन करना है, आपके शिफ्ट के औसत नंबर को लेकर के, आपके नंबर को लेकर के। यानी जो आपने देखा होगा, थंबनेल को रीड किया होगा कि 40 का 46 कैसे बनता है, उन सब चीज़ों को लेकर के मैं आप बात करने वाला हूँ। बात रही अगर परसेंटाइल बेस कुछ चीज़ों को लेकर के आयोग ने आगे बढ़ा, है ना, क्या परसेंटाइल को अगर ध्यान में रखा गया आयोग की तरफ से तो एक्यूरेसी को विशेष रूप से जो है महत्व दिया जाएगा। आपने अगर 75 अटैम्प्ट किए हैं जिसमें से आपके 4 गलत हैं तो निश्चित तौर पर आपके वो कहीं ना कहीं 72-73 नंबर बन सकते हैं अगर आप परसेंटाइल बेस आयोग के द्वारा अपनाया गया। लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये जो है आपको क्योंकि 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई है तो लेकिन यहाँ पर आयोजित कराई जाएगी, यहाँ पर जो है इसको अप्लाई कराया जाएगा। चलिए बात करते हैं, हम सभी लोग आपको बताएंगे इसको पूरे फार्मूले के बेस में। आप इस फार्मूले को याद रखिएगा।
क्या MNG बराबर MT MQ आप देख सकते हैं, MT बराबर MI, यानी एक ही शिफ्ट को लेकर की चीज़ें हैं, है ना। MTI MIG MIG माइनस MIQ MG MQ आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग सब लोग यहाँ से समझते हैं आसानी से। अब देख सकते हैं जो मैंने एक इस पे फार्मूला अप्लाई कराया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, मान लीजिए आपके नंबर कितने हैं, 40 नंबर हैं। कितने? 40 नंबर आपके किसी भी सेट में, अरे वो 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को रख के मैं फार्मूले को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपका नंबर 40 है और आपकी शिफ्ट के औसत नंबर 38 है। औसत नंबर कैसे ज्ञात करेंगे? मान लीजिए जितने नंबर मिल रहे हैं युवाओं को, जितने नंबर आप कैंडिडेट थे उनसे डिवाइड कर दिया जाएगा तो औसत शिफ्ट का नंबर आ जाएगा। तो आपकी शिफ्ट के औसत नंबर, ये सब आयोग करेगा, हम लोग नहीं करेंगे। आपकी शिफ्ट के औसत नंबर 38 है। कितने? 38 है और आपका नंबर कितना? 40 नंबर है ना। आपकी शिफ्ट के बेस्ट, है ना, कुछ ना कुछ हर शिफ्ट में बहुत बेस्ट होंगे जो कि 85 86 87 नंबर लाए होंगे, 90 नंबर तक लाए होंगे, आपको पता होगा। वो बहुत ही कम होते हैं, तो वो 0.1% अभ्यर्थियों के नंबर। तो आपके शिफ्ट के बेस्ट 0.1% अभ्यर्थियों के नंबर है, वो मान लीजिए कितने हैं? 50 हैं। कितने हैं? 50 हैं। ओके, चलिए अब दोनों शिफ्टों के औसत नंबर, माने यहाँ से आप फर्स्ट शिफ्ट का निकाल लिया औसत, उसके बाद दूसरे शिफ्ट का निकालिए, तो दोनों शिफ्टों का आप दोनों को ऐड कर लिए, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो दोनों शिफ्टों के औसत नंबर कितने हैं? 45 है, यानी 45 है। समझ में आ रहा चीज़ है ना आपके? हाँ, तो ये 45 है। अब आगे देखते हैं, दोनों शिफ्ट के टॉप 0.1% जो अभ्यर्थियों के नंबर हैं वो 52 हैं। आपके शिफ्ट के कितने? 50 थे। अब दोनों शिफ्टों की बात करें तो वो 52 हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर कितने होंगे? चलिए वो फार्मूले पर मैंने ये वैल्यू रख दिया है। अब ये वैल्यू मैंने रख दिया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, है ना। 52 जो कि दोनों शिफ्ट के टॉप जो अभ्यर्थी हैं उनका कितना था? 52। उसके बाद -45, आपको पता होगा दोनों शिफ्ट के जो औसत नंबर थे, है ना, 45। उसके बाद 50 नंबर, है ना, यानी आपके जो है शिफ्ट के बेस्ट जो अभ्यर्थी थे उनका जो है 0.1%, उनका 50 है, वो 0.1% निकाला जाएगा जो कि टॉप के होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और आपका जो नंबर कितना है, देख सकते हैं आपके शिफ्ट का औसत नंबर कितना था? 38। तो यहाँ पर हाईएस्ट में से दोनों शिफ्टों के माइनस किया गया। क्या? आपके जो है दोनों शिफ्टों के टॉप में से दोनों शिफ्टों के औसत नंबर को यहाँ माइनस किया गया। और यहाँ पर आपके देख सकते हैं कि आपके शिफ्ट के, है ना, आपके शिफ्ट के जो है 0.1% जो हाईएस्ट नंबर वाले हैं वो 50 थे और आपके औसत नंबर जो आपके शिफ्ट के थे वो 38, ये माइनस किया गया, मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं। अब 40 नंबर यानी जो आपने गेन किया है और आपके जो है शिफ्ट के औसत नंबर ये माइनस किया गया, प्लस 45 मतलब क्या? दोनों शिफ्टों के औसत नंबर, है ना। अब इसको हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अगर माइनस किए तो आ गया 7, नीचे माइनस किया आ गया 12 इंटू 2, 40 में से 38 माइनस किया प्लस 2 इंटू 2 प्लस 45। अब 7/6 अपान प्लस 45 हो गया। अब इस प्रकार से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वो 40 नंबर कितना? 46 नंबर बन गया। कितना? 446 नंबर बन गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब पेपर का डिफ़िकल्ट लेवल किस प्रकार से, ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। आई होप चीज़ें आपके समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि थोड़ा यूपीडब्ल्यूएससी का जो फार्मूला है वो थोड़ा कठिन है, और लेकिन मैंने इसको आसान बनाने के पूरे तरीके अपनाए और आपको आसानी तरीके से समझाया, है ना। तो आप लोग बिल्कुल मत हिचकिचाइए, और आपके अगर नंबर इस प्रकार से बढ़ेंगे और जिस भी शिफ्ट का आयोग मानेगा कि पेपर हमने थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया है, तो मैं लगातार आपसे कहते आ रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका क्वेश्चन था निश्चित तौर पर अपेक्षाकृत इवनिंग के शिफ्ट का जो था, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसके अपेक्षाकृत थोड़ा हार्ड था, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा हार्ड था। चाहे हिंदी का सेक्शन, चाहे डीआई को लेकर के हो या फिर करंट अफेयर को लेकर के हो, आप भी इस बात से सहमत होंगे। मैं यहाँ किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि फर्स्ट या फिर इवनिंग शिफ्ट को लेकर के, लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने जो पेपर देखा है उसके अकॉर्डिंग जो मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको, है ना। आपके जो विचार हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आई होप चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी फ्रेंड। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।